आज स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ने कुछ ऐसे सवालों का जवाब दिया जो आज के पहले दे पाना पॉसिबल नहीं था। कुछ क्यों होता है कि वजह थर्मोडायनेमिक्स ने बताई। वाई एनी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिक्स ने समझाया। चैप्टर को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। जो पहला हिस्सा है वो है थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, एंड द सेकंड पार्ट इज थर्मोकेमिस्ट्री। जो न्यूमेरिकल का मेन पोर्शन है वो थर्मोकेमिस्ट्री से ही आता है हमारे एग्जाम में, बट थर्मोकेमिस्ट्री को समझने के लिए थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट को समझना जरूरी है। So chapter starts with some terminology. सबसे पहला टर्म है सिस्टम। थर्मो ने पूरी यूनिवर्स को बहुत ही सिंपल तरीके से कहा कि यूनिवर्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग, और सिस्टम सराउंडिंग दोनों मिलके यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। है क्या ये सिस्टम? एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन, विच इज अंडर एनालिसिस, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको हमने कहा सिस्टम। मैं एक कप में रखी चाय को स्टडी करना चाहता हूं, वो सिस्टम है। मैं क्लास में पढ़ रहे बच्चों का स्टडी करना चाहता हूं, वो सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ सराउंडिंग है एज पर डेफिनेशन, लेकिन फील है। सराउंडिंग वो हिस्सा है जो सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है या जो सिस्टम के द्वारा इफेक्टेड हो सकता है। That part of the universe which can affect system or which can affected by system, उसे हम कहेंगे सराउंडिंग, और सिस्टम सराउंडिंग दोनों मिलते हैं तो बन जाता है यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वॉल और बाउंड्री। बाउंड्री वो है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। वो कंडक्टिंग हो सकता है, वो नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, वो फ्लेक्सिबल, रिजिड, रियल, इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक सेपरेशन होगा, एक दीवार होगी। सिस्टम ही वो है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सिस्टम ही है जिसको हम एनालिसिस करते हैं, राइट। सिस्टम, जब हमने सभी सिस्टम को स्टडी किया तो पता चला सिस्टम को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। या तो वो ओपन सिस्टम होगा, या तो वो क्लोज सिस्टम होगा, या तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है, और जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां चीजें लगातार बदल रही हैं। सराउंडिंग लगातार एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज कर रहा है। सिस्टम ने अपनी चीजों को बदल दिया, तो आप जो लेके चल रहे थे वो बदल गया। ओपन सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, पर ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज होता है। वहीं पर क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो होता है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। सर, एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वो कैसे होता है? पूरी थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के एक्सचेंज के दो ही तरीके हैं, या तो हीट है या तो वर्क है। या तो हीट है या तो वर्क है, और तीसरा कोई तरीका नहीं। वहीं पे तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो किसी प्रकार की एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, ना तो किसी प्रकार के मैटर का एक्सचेंज हुआ। आइसोलेटेड सिस्टम जो रिजिड वॉल से बना हुआ है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं आ सकती। ना तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है, ना तो वर्क किया जा सकता है, क्योंकि भैया रिजिड वॉल है तो वर्क कहां से होगा। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड, जो सबसे अलग थलग तनहा है। ना तो मैटर का एक्सचेंज है, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज है। यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो अपने आप एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम होगा
कभी ओपन तो कभी क्लोज तो कभी आइसोलेटेड होगा। सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी होंगी, वो प्रॉपर्टी कभी इंटेंसिव तो कभी एक्सटेंसिव होंगी। इंटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट है। ट्रिक में आप ऐसे याद कर सकते हैं, आई इज फॉर इंडिपेंडेंट। एक ग्लास में भरा पानी, पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो आप आधा ग्लास ले लें, आप एक बूंद ले लें, 1/10 ले लें, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से रहने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्वालिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर मैं मास की बात करता, मैं वेट की बात करता, तो आप कहते सर अगर एक ग्लास पानी लिया उसका वेट अलग है, आधे ग्लास का वेट अलग है, एक बूंद का वेट अलग है, क्योंकि वेट मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मैटर पे डिपेंड ना करे, जो क्वालिटी ऑफ मैटर से इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव है, जो मैटर पे डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव है। इन्हें याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो कुछ हम रूल बना के चलते हैं, लाइक ऑल कंसंट्रेशन यूनिट्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब के सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैपिटल एम है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी एम है। क्यों? क्योंकि वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में अलजेब्रा के नियम नहीं लगाए जाते। एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी m2 है, दोनों को जोड़ोगे तो मोलैरिटी m1 प्लस m2 नहीं है भाई। जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें अलजेब्रा का नियम नहीं चलता, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें अलजेब्रा का नियम चलता है, राइट। सिस्टम होगा तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज होंगी, कभी इंटेंसिव तो कभी एक्सटेंसिव होंगी। अगर एक सिस्टम है तो सिस्टम का अपना एक स्टेट है, अपनी एक अवस्था है। सिस्टम का जो स्टेट होता है उसे स्टेट वेरिएबल के द्वारा लिखा जाता है। सिस्टम होगा, सिस्टम का टाइप होगा, सिस्टम की प्रॉपर्टी होगी, सिस्टम का अपना एक स्टेट होगा। कप में रखी चाय, अरे भैया उसका स्टेट है, उसका अपना एक टेम्परेचर है। सिस्टम का स्टेट होता है, और क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में गैसेस स्टेट पढ़ते हैं, गैसियस सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसका जो स्टेट है वो इन स्टेट वेरिएबल से लिखा जाता है, PVTN। दीज ऑल आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। इनके बदलने से उसका स्टेट बदल जाएगा। पहले स्टेट था P1 V1 T1, ये उसका स्टेट है। आपने स्टेट वेरिएबल को बदला, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को बदला, तो जो नया स्टेट वेरिएबल होगा वो हो जाएगा P2 V2 T2। मतलब स्टेट वेरिएबल को बदला तो सिस्टम का स्टेट बदला। सर आपने कैसे बदला? कैसे P1 V1 T1 से P2 V2 T2 कर दिया? कैसे एक सिस्टम का स्टेट बदला जा सकता है? सिस्टम की स्टेट को बदलने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है, हमें एनर्जी का एक्सचेंज करना पड़ता है, और एनर्जी एक्सचेंज के दो ही रास्ते हैं, या तो हीट या तो वर्क, राइट। सिस्टम होगा, सिस्टम का स्टेट होगा, स्टेट स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाएगा। स्टेट वेरिएबल को बदलोगे तो सिस्टम का स्टेट बदल जाएगा। सिस्टम का जो स्टेट है, कुछ स्टेट फंक्शन होते हैं तो कुछ पाथ फंक्शन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, राइट। लाइक इंटरनल एनर्जी, लाइक इंथैल्पी, लाइक एंट्रोपी, लाइक गिब्स एनर्जी, टेम्परेचर, ये इन्हें इससे मतलब नहीं आपने प्रोसेस कैसे कराया। दिस इज नोन एज स्टेट फंक्शन, जिन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। वहीं भी कुछ ऐसे होते हैं जो पाथ फंक्शन है, जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने उन्हें किस पाथ से फॉलो किया। सो पाथ फंक्शन आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन पाथ एज वेल एज स्टेट, लाइक हीट, लाइक वर्क। सिस्टम के स्टेट को बदलना है तो हमें क्या करना होगा बच्चों? प्रोसेस। अब प्रोसेस कैसे कैसे कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट है। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट है। आइसोकोरिक में नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट है। एडियाबैटिक में हीट का एक्सचेंज नहीं होता। वहीं पे कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल है। तो मैं आपको पहले समझाता हूं आखिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब क्या है। आई होप अभी तक मैंने आपसे कहा कि सिस्टम होगा, सिस्टम का टाइप होगा, सिस्टम की प्रॉपर्टीज होंगी, कभी इंटेंसिव तो कभी एक्सटेंसिव होंगी। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होगा, राइट। ये सब रूल है, आपको याद होने चाहिए। प्रॉपर्टीज होंगी, उसके बाद सिस्टम का स्टेट होगा। स्टेट को स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाएगा। अगर हम स्टेट वेरिएबल को बदलेंगे तो सिस्टम का स्टेट बदल जाएगा। उनमें से कुछ स्टेट फंक्शन होंगे, कुछ पाथ फंक्शन होंगे। स्टेट को बदलने के लिए एनर्जी का एक्सचेंज करना पड़ेगा, कभी हीट तो कभी वर्क के माध्यम से करना पड़ेगा। ये सब करने का तरीका है वो प्रोसेस है, और प्रोसेस इतने तरीके से हो सकता है। ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है?